नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान। आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। आप सभी का हमारे खास पेशकश बड़ी बहस में स्वागत है, जहां आज हम बात करेंगे चुनावी साल में राजस्थान सरकार का बजट कैसा रहा है इसके बारे में। बजट में किसे फायदा मिला है। सूबे के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपनी सरकार के इस आखिरी बजट में जिस तरीके से फ्री योजनाओं की बौछार की है, उससे साफ है कि मुख्यमंत्री ने बजट के जरिए चुनावी फायदे ढूंढने का प्रयास किया है। बजट की थीम थी बचत, राहत और बढ़त। ये कितनी मिली? इस बार के राज्य बजट से लोगों को फायदा पहुंचाकर कैसे राज्य की कांग्रेस सरकार अपने लिए भी फायदे ढूंढने की कोशिश कर रही है। गौरतलब है कि हर बार चुनाव के वक्त लोक लुभावन बजट आता है। इस बार के बजट को मन भावन कह सकते हैं। लोक लुभावन और मन भावन में सिर्फ इतना अंतर है कि लोक लुभावन इनडायरेक्ट लाभ दिखाता है और मन लुभावन में डायरेक्टली लाभ दिखता है। राजस्थान के बजट में इस बार सभी वर्गों को सीधा हिट किया गया, यानी कि टारगेट किया गया है। भले ही किसान हो या फिर युवा या फिर महिलाएं हो, यानी कि सभी के मन को लुभाने वाला बजट है। जरूरतमंद परिवार हो या फिर मिडिल क्लास फैमिली हो, इनके लिए भी बजट में कुछ ना कुछ राहत देने की कोशिश लगातार की गई है। दरअसल राज्य बजट को इसी सोच के साथ बनाया गया है कि जिससे 2023 और 2024 के चुनाव को टारगेट किया जा सके। गौरतलब है कि करीब 8 महीने के बाद राजस्थान में चुनाव होने हैं और 6 से 7 महीने में आचार संहिता लग जाएगी। हमारा बजट का सिस्टम ही ऐसा है कि आधा साल बीतने तक काम नहीं हो सकता। अगर सरकार रिपीट करती है तो इसकी गुंजाइश बन सकती है। साथ ही अशोक गहलोत फिर से सीएम बने तभी इसकी गुंजाइश बन सकती है, अन्यथा नई सरकार आएगी तो वह अपने पुरानी सरकार की योजनाओं को बजट दे, यह मुमकिन नहीं है। कोई घोषणाएं सरकार के आखिर 6 महीने के कार्यकाल की समीक्षा के दायरे में भी आएंगी। इस बजट को देखिए तो यह कहा जा सकता है कि सरकार को कवर अप करने में मदद मिलेगी। यदि राज्य सरकार इन बजट घोषणाओं को 12 महीने के बजाय 7 या 8 महीने का टारगेट लेकर लागू करे तो लोगों को लाभ दिला सकती है, तो लोगों को फायदा जरूर होगा। योजनाएं समय पर पूरी नहीं होने पर नुकसान हो सकता है। इधर राज्य बजट को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है। इस बार का गहलोत सरकार का बजट हवाई है। इस बीच सवाल यहां पर उठते हैं कि क्या चुनावी साल को देखते हुए जनता को इस बार के राज्य बजट में कई तरीके की सौगातें दी गई हैं? क्या बजट में दी जाने वाली इन सौगातों के बहाने राज्य सरकार की नजरें मिशन 2023 पर है? क्या इस बार के राज्य के बजट के राजस्थान में 2023 के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? क्या दिल्ली की आम आदमी पार्टी के फ्री मॉडल पर गहलोत सरकार ने काम किया है? सीएम गहलोत ने इस बार राज्य बजट में सबको साधने की कोशिश की है। अब विपक्ष के पास बहस के लिए क्या कुछ मुद्दा बचता है? एक आम राजस्थानी इस बजट ने क्या कुछ बड़ी राहत दी है और कई वर्षों से चल रही जिलों की मांग क्यों नहीं मानी गई है? क्या बजट में ऐसी कोई घोषणा है जो राज्य सरकार के लिए गेम चेंजर साबित हो सकती है? क्या बजट में भी की गई सभी घोषणाओं को सरकार इतने बचे कार्यकाल में पूरा कर पाएगी? और बजट की थीम थी बचत, राहत और बढ़त। क्या बजट इस थीम पर खरा उतर पाएगा? इसके अलावा भी और कई सवाल उठते हैं। हमारी आज की बड़ी बहस इन्हीं तमाम मुद्दों के आसपास, इन्हीं तमाम सवालों के आसपास केंद्रित रहेगी। और इस चर्चा में हमारे साथ हमारे जयपुर स्टूडियो से कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे जिनसे हम इस विषय पर चर्चा करेंगे। तो कुछ ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर कि राज्य बजट कितना लोक लुभावन है। तो बजट को लेकर कुछ ग्राफिक्स आपके स्क्रीन पर। क्या राज्य बजट बचत, राहत और बढ़त की थीम पर खरा उतरा है? ये कुछ सवाल हैं जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। चुनावी साल में राज्य बजट में सौगातों के क्या मायने हैं? वहीं क्या दिल्ली सरकार के फ्री मॉडल पर गहलोत सरकार ने काम किया है? क्या इन सौगातों से 2023 में कांग्रेस की नैया पार हो पाएगी? यह भी एक अहम सवाल है, क्योंकि लगातार बजट को 2023 के आम चुनावों से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्ष के पास बहस के लिए क्या मुद्दा बचता है? चलिए आज के मुद्दे पर हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनका परिचय आपसे करवा दें। हमारे साथ मदन प्रजापति जुड़े हैं, बीजेपी से नेता हैं। भरत मेघवाल जी कांग्रेस से नेता हैं। दोनों मेहमानों का बहुत स्वागत है आज की हमारी चर्चा में। चर्चा की शुरुआत भरत जी मैं आपसे ही करना चाहूंगा। मेघवाल साहब, जिस तरीके से बजट को लेकर लगातार चर्चाएं हो रही हैं और बजट को सीधे तौर पर लोक लुभावन कहा जा रहा है और चुनावों से जोड़कर इस बजट को देखा जा रहा है, सवाल यहां पर यह उठता है किस तरीके से रोड मैप तैयार किया गया है और किस तरीके से बजट को इतने कम समय में धरातल पर उतारा जाएगा?
मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा के अंदर अपना बजट पढ़ा और बजट की जो चीजें थी वो बताई, तो सबको उस चीज में ये अनुभव हो गया कि जो बजट है उस बजट के अंदर जो 3 बातें मुख्यमंत्री जी ने की थी वो बिल्कुल। अगर बात करें हम बजट की, तो देखिए आज जिस तरीके से महंगाई की मार जनता झेल रही है, जिस तरह से लोगों की जेब को भारतीय जनता पार्टी काट रही है, उसमें एक बचत का साधन माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया, जिसके अंदर जो एनएफएसए परिवार है, खाद्य सुरक्षा से जुड़े जो लोग हैं, वो तकरीबन 1 करोड़ लोग हैं, उनको 1 अप्रैल के बाद से जो खाद्य सुरक्षा है उसके अंदर गेहूं के साथ साथ चीनी, तेल और जो दाल है उसके साथ कुछ एक राशन का पैकेट मिलेगा। साथ ही साथ जो 500 रुपए के जो गैस है उसमें उन्होंने बताया कि जो उज्ज्वला योजना है और साथ ही साथ जो बीपीएल के 76 लाख परिवार है, 1 अप्रैल से उनको 500 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। साथ ही साथ जो राहत की बात आई, तो राहत के अंदर आप देखिए कि मुख्यमंत्री जी ने किसी भी तरह का कोई नया कर नहीं लगाया और जो बिजली यूनिट प्रतिमाह जो 50 यूनिट का जो फ्री था उसको 100 यूनिट किया गया। साथ ही साथ जो स्लैब था उस स्लैब को भी बरकरार रखा गया और जो सबसे बड़ी बात अगर किसानों की करी जाए तो किसानों को भी 2000 यूनिट तक निःशुल्क यूनिट दी गई। युवाओं की अगर हम बात करते हैं तो युवाओं के लिए जो युवा उद्यम योजना है उस उद्यम योजना में 5 लाख तक की मार्जिन मनी सरकार द्वारा दी जाएगी। साथ ही साथ युवा कल्याण कोष का इसमें निर्माण किया गया है और इसके अंदर एक बार जो रजिस्ट्रेशन फीस युवा भर देगा उसके भरने के बाद आजीवन जब तक वो कोई भी कंपटीशन एग्जाम देगा, भरत जी माफ करेगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। भरत जी माफ करिएगा, मैं रोक रहा हूँ आपको। बातें जो आप कह रहे हैं इन बातों में दो राय हम नहीं रखते, सवाल यहाँ पर यह है भरत जी कि जो ये तमाम बड़ी घोषणाएं की गई हैं, हम कह रहे हैं कि घोषणाएं काफी बड़ी की गई हैं, लेकिन सवाल यहां पर यह है कि इतने कम समय में अगर टोटल अगर हम वर्किंग मंथ्स को काउंट करें तो करीब करीब 6 से 7 महीने का ही वर्किंग मंथ्स है सरकार के पास। इतने कम समय में किस तरीके से इस 1 साल के प्रपोजल को जमीनी स्तर पर उतारा जाएगा, सवाल यहां पर यह है भरत जी। देखिए मैं आपको बताऊं कि जब ये बजट की घोषणा हुई थी उसके अगले दिन से ही सचिवालय में मीटिंग का दौर शुरू हो चुका है और जो बजट की घोषणाएं की गई है उन घोषणाओं की क्रियान्वयन का भी कार्य शुरू हो चुका है। अभी इस बजट के अंदर किसान के लिए किसान ऋण माफी एक्ट का भी प्रावधान किया गया था, जिसके अंदर वो नियम प्रावधान बनाए जाएंगे जिससे किसानों का जो ऋण है, जो सहकारी बैंकों का ऋण होता है उसे किस तरीके से माफ किया जाएगा। साथ ही साथ नीलामी की जो बातें हैं उस नीलामी को भी उसके अंदर इनकॉर्पोरेट किया जाएगा। तो जो विभाग की मुखिया थी, जो वहाँ की प्रमुख सचिव थी, उन्होंने अभी मीटिंग ली और मीटिंग लेने के बाद जितनी भी सहकारी समितियां थी उन सहकारी समितियों को भी ये गाइडलाइन जारी कर दी गई कि इसके प्रावधान बनाए गए और 1 महीने के अंदर इस एक्ट को लागू किया जाए। और साथ ही साथ 1 अप्रैल से मैंने आपको बताया है कि जो कुछ योजनाएं हैं जो 1 अप्रैल से लागू हो जाएगी। तो धरातल पर उतारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने इन सारी योजनाओं की क्रियान्वयन के लिए अधिकारियों को कह दिया है और मैं आशा करता हूं कि जल्द इन योजनाओं को उतारकर जनता को इन वादों के साथ पूरा किया जाएगा। क्योंकि पिछले 8 साल से भारतीय जनता पार्टी के जो मंसूबे थे और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अपने 2 मित्रों की पार्टी बनकर रह गई है, उन सबसे जो बाहर निकालने का काम किया है वो कांग्रेस पार्टी ने गरीब जनता के लिए किया है। आज गरीब जनता महंगाई से, बेरोजगारी से, हर कई चीजों से त्रस्त है। जिस तरीके से 72,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा था वो कर्जा भारतीय जनता पार्टी अपने उद्योगपतियों का माफ कर देती है। किस तरीके से जो संसद में माननीय राहुल गांधी जी जब अडानी के ऊपर सवाल पूछते हैं तो वहां माननीय प्रधानमंत्री जी से सवाल का जवाब नहीं दिया जाता। इन सब चीजों को जब जनता देख रही है तो निश्चित रूप से जनता कांग्रेस के प्रति अब समर्पित है। कांग्रेस को फिर से 2023 में रिपीट करने वाली है। अगर देखा हो तो आपने पिछले 5 सालों के अंदर जितने भी उपचुनाव हुए उस उपचुनाव में 7 उपचुनाव कांग्रेस ने जीते 9 में से। और अगर हम 2013 से 2018 की बात करें तो उसमें 8 उपचुनाव हुए थे, जिसमें से 6 उपचुनाव भाजपा ने हारा था जबकि उनकी सरकार थी। और जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने जन कल्याणकारी योजनाओं को धरातल पर उतारा है, उनको देखते हुए 2023 में सरकार भविष्य रिपीट होगी। चिरंजीवी योजना जो एक फ्लैगशिप योजना है उसमें आप देखिए 5 लाख का बीमा कवर को 10 लाख कर दिया गया। साथ ही साथ 10 लाख का जो बीमा कवर था वो 25 लाख हो चुका है, जो कि 1 अप्रैल से स्वतः ही लागू हो जाएगा। तो इन योजनाओं को अधिकांश धरातल पर उतारने का कार्य कांग्रेस की सरकार करने का प्रयास कर चुकी है और जल्द ही योजनाएं धरातल पर उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी के पास मतलब भरत जी जो आप बात कर रहे हैं उसका निचोड़ निकाला जाए कि ये केवल और केवल खोखले वादे नहीं है। एक रिएक्शन इस बीच मदन जी का भी ले लेते हैं। मदन जी आपका रुख करूंगा, लंबे समय से आप भी अपने मित्र कांग्रेसी नेता भरत मेघवाल जी को सुन रहे थे। आप लोग कह रहे हैं कि केवल लोक लुभावन बजट है,
केवल जनता को आकर्षित करने के लिए बजट जो है वो बनाया गया, उसको डिजाइन ही इस तरीके से किया गया है कि जो प्रदेश की जनता है वो अट्रैक्ट हो बजट की ओर और सरकार को बजट को देखते हुए वोट करे 2023 के चुनावों में। लेकिन जिस तरीके से हमने भरत जी को सुना है, जिस तरीके से वो अपनी बातें कह रहे थे, तो इनके हिसाब से तो सरकार के पास पूरा रोड मैप तैयार है। सरकार लगातार प्रयास कर रही है कि जल्द से जल्द जो वादे किए गए हैं उनको पूरा किया जाए। जमीनी स्तर पर कह रहे हैं कि अधिकारी उतर चुके हैं। मैं तो सिर्फ इतना ही कह सकता हूं कि बजट की महत्वपूर्णता उसी दिन पता चल गई थी जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में खड़े होकर और पिछले साल का बजट पढ़ा था। जी खैर कोई बात नहीं, वो एक अलग बात होगी। आगामी वित्तीय वर्ष का बजट जो है वो सदन पटल पे रखा गया और सदन पटल पे घोषणाओं की झड़ी लगा दी। इसी तरीके की घोषणाओं की झड़ी इन्होंने 2013 में भी लगाई थी और हम विपक्ष में बैठे थे, हमने कहा था कि ये सिर्फ लोक लुभावना बजट है, आप मानिए इस बात को। इन्होंने कहा था नहीं नहीं, ये लोक लुभावना बजट नहीं है, और उसका परिणाम क्या रहा आपने भी देखा और हमने भी देखा है कि किस तरीके से विपक्ष का नेता भी ये नहीं बना पाए थे। जी लेकिन मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि ऐसे लोक लुभावने बजट पेश करने के बजाय धरातल पे काम करते, जैसे अभी भरत मेघवाल जी ने कहा कि हमने किसानों के लिए काम किया है। जी किसानों का ऋण माफ 10 दिन में करने वाले थे ये। जी इन्होंने जन घोषणा पत्र बनाया था, उसमें 10 दिन में ऋण माफ करने वाले थे। आज तक तो ऋण माफ हुआ नहीं है इनका। जिस तरीके से 2021 के बजट के अंदर राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों से कर्ज माफ करने की इन्होंने वन टाइम सेटलमेंट के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने विधानसभा में कहा था, 2020-21 के बाद में अभी तक राष्ट्रीय अधिकृत बैंकों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। जी ये किसानों की बात करते हैं। राजस्थान के अंदर किसानों का जमीन जो है कुर्क के लिए नोटिस निकाले गए, 22,215 किसानों के लिए जमीन के कुर्की के नोटिस इनकी सरकार में निकाले गए, जिसमें से 18,817 किसानों की जमीन जो है इस राजस्थान में नीलाम हुई है। जी जिसके अंदर 410 जयपुर में, 2,995 गंगानगर के अंदर, 2,888 हनुमानगढ़ के अंदर, 1,906 भरतपुर के अंदर, 1,690 चूरू के अंदर, 1,359 जो चूरू में हुई है। और ये कहते हैं कि किसानों के लिए बजट है। इन्होंने 19-20 के बजट में खाद्य आपूर्ति के लिए 1 लाख मैट्रिक टन डीएपी और 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया का भंडार बनाने का वादा किया था किसानों से। जी आज तक मैं भरत जी से पूछता हूं कि भंडारण बन गया क्या? जी 2019-20 ये 8 लाख मैट्रिक टन जी किसानों के लिए मांग थी, जो केंद्र सरकार ने 12,000 मैट्रिक टन इनको दिया था। जी आज तक वो मैट्रिक टन जो है ये वितरण करा नहीं पाए, जरूरत से ज्यादा, और किस तरीके से किसान ने लाठी डंडे खाए और सर्दी के अंदर खड़ा होकर लाइन के अंदर समय बिताया। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना ये बताते हैं, जो महात्मा गांधी स्कूल जो अंग्रेजी माध्यम के स्कूल बताते हैं, 1700 अंग्रेजी माध्यम के स्कूल इन्होंने बनाए। जी और आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि 1700 स्कूलों के अंदर एक भी पद स्वीकृत नहीं किया इन्होंने। जी 1700 स्कूलों के अंदर लगने वाले मास्टरों की तनख्वाह किसी और स्कूल से मिलती है इनको, मैं तो इन बात ही नहीं करता। और आज ये उसने अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की स्थिति क्या है मैं आपको बताता हूं कि इनके डायरेक्टर नागौर के एक स्कूल के अंदर जाके प्रिंसिपल से 2 लाइन अंग्रेजी में बोलने के लिए बोले थे और वो 2 लाइन अंग्रेजी में नहीं बोल पाया था, उसको सस्पेंड कर दिया गया। जी अब उसमें उसकी क्या गलती है कि अंग्रेजी माध्यम में हिंदी माध्यम के अध्यापक लगाओगे, प्रधानाध्यापक, तो स्थिति कैसी होगी और कैसे बच्चे पढ़ेंगे। जी इन्होंने कहा चिरंजीवी योजना 25 लाख रुपए कर दिए। जी एक आदमी के सामने 56 भोग की थाली रख दो जी और हाथ बांध के मुंह बांध के कह दो कि जीमो, हमने तो रख दिया 56 भोग का थाली। जी मैं आज आपके चैनल के माध्यम से भरत जी से पूछना चाहता हूं कि चिरंजीवी योजना के अंदर अस्पताल इलाज क्यों नहीं करते? फोर्टिस है, ईएससीसी है, नारायण हृदयालय, ये हॉस्पिटल आज भी रजिस्टर्ड नहीं है। क्यों नहीं है? कि घुटने का इलाज 50,000 का होता है, सरकार ने 10,000 रुपए निश्चित कर रखे हैं। तो इनकी कहनी और कथनी में कितना फर्क है। ये सिर्फ जो घोषणा करते हैं 25 लाख, अरे 25 लाख नहीं, आप 5 लाख दे दो, लेकिन राजस्थान के प्रत्येक अस्पताल के अंदर जो है उसका इलाज होना चाहिए। जी चिरंजीवी से पहले भामाशाह योजना थी। जी भामाशाह योजना के अंदर किस तरीके से इलाज हो रहे थे, उसको चलते हुए आपको नाम से तकलीफ थी, आप नाम बंद कर देते। जी लेकिन जिस टाइम कोरोना की मार के अंदर सबसे ज्यादा राजस्थान को जरूरत थी,
जब इस राजस्थान की जनता ने अपने गहने बेच के किस तरीके से इलाज कराया है, ये देश की जनता ने देखा है। चलिए ठीक है। इन्होंने कहा कि युवाओं को मतलब जो है हमने वन टाइम मदन फीस जी के अगर लिए आपकी बोल बातों दिया। को सुने, आपकी मैं बातों तो को कहता हूं सुने, वन टाइम फीस सवाल ले लो काफी आप। हैं। ठीक है, सवाल काफी हैं, सवाल काफी हैं, उनका जवाब लेने का प्रयास करेंगे भरत जी से। समय भी थोड़ा कम है हमारे पास, लेकिन भरत जी आपका रुख करूंगा मैम। नहीं, मैं तो एक और दे देता हूं, जो एक लोग और जवाब, एक चीज। ठीक है, ठीक है मदन जी, 10 सेकंड का एक चीज और ले लीजिए आप। बिल्कुल, हाँ ठीक है मदन जी, जल्दी 30 सेकंड में अपनी बात प्लीज मैं ये कहता हूं कि वर्ष 19-20 के अंदर जी, हाँ, वर्ष 19-30 के अंदर गार्गी पुरस्कार मिलना था बच्चों को जी, जिसके अंदर टैबलेट मिलने थे। आज तक गार्गी 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी गार्गी पुरस्कार के लिए इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार उन बच्चों को गार्गी पुरस्कार नहीं दे पाई है। जी चलिए ठीक है भरत जी, यहां पर तमाम आरोप लग रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यहां पर यह है, जो मुफ्त की योजनाएं, यानी कि मुफ्त में प्रदेश की जनता को सामान देने की बात कही जा रही है, मुफ्त बिजली की बात कही जा रही है, तमाम अन्य योजनाओं में भी मुफ्त 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 का जो शब्द है वो आ रहा है। उसको लेकर दिल्ली की सरकार से कंपीट किया जा रहा है, आप लोगों को कंपेयर किया जा रहा है, आप लोगों को कहा जा रहा है कि दिल्ली के मॉडल पर राजस्थान में भी काम करने का प्रयास किया जा रहा है और उसी के आधार पर सरकार रिपीट करने का भी प्रयास किया जा रहा है। क्या आपको ऐसा नहीं लगता कि फ्री का सामान ना देकर जो प्रदेश की जनता है उसको इस तरीके से सशक्त बनाया जाए कि जनता खुद उन चीजों को ले सके, उन चीजों का जो भी अदायगी है वो अदायगी दे सके? देखिए, निश्चित रूप से जो आप बातें कह रहे हैं उन बातों को अगर यथार्थ को धरातल पर देखा जाए तो वो चीजें संभव होना इसलिए नहीं है क्योंकि 2014 के बाद आपने देखा हो तो महंगाई किस तरीके से आसमान छू गई। जहाँ 60 रुपए 70 रुपए में पेट्रोल डीजल मिला करता था, आज वो 105 रुपए हो गया। जहाँ 450 रुपए में रसोई गैस मिला करता था, वो रसोई गैस आज देखिए 1100 रुपए के आसपास हो गया। जहाँ इस देश के ऊपर 58 लाख करोड़ रुपए कर्जा 2014 के अंदर था, आज 150 लाख। हाँ, मैं कर्ज भी बता देता हूँ इनको। आय यहाँ पे कम हो गई। तो जो फ्रीबीज का सिलसिला यहाँ पर चला, वो फ्रीबीज भी संविधान की एक धारा है जिसके अंतर्गत जो राज्य है उन राज्यों के पास ये पावर होती है कि जो लोगों के बीच में असमानता है उस असमानता को दूर करने के लिए वो इस तरह फ्रीबीज को कर सकती है। ये हमारा संविधान हमको अधिकार देता है, राज्य सरकार को अधिकार देता है। लेकिन बात जब हम करते हैं तो अभी मदन जी ने जो बड़ी बड़ी इतनी बातें कही, मैं इनको धन्यवाद देता हूं कि कम से कम राजस्थान सरकार की इतनी योजनाएं तो जिनको आपने पढ़ा। नहीं, मैं तो ये पूछना चाहता हूं 2019 में बजट में प्रावधान थे वो आज तक पूरे क्यों नहीं हुए? इतना बताओ ना, धन्यवाद मत दो। चाहता हूं कि जब मैंने बीच में इनकी बात में नहीं, मैं जो जवाब दे रहा हूं वो बताइए ना। बीच में बोल रहे हैं, जब मैं अपनी बात को रोकना चाह रहा हूं, मेरी बात होने के बाद आप आराम से अपनी बात को रखिएगा। मैं इसलिए ये पूछना चाहता हूं, अगर ये गौर करके पिछले 8 साल का केंद्र सरकार का ही बजट अगर पढ़ लें तो मैं बता देता मैं 2-3 चीजें आपको बता देता हूं। सुन लीजिए एक बात, सुन लीजिए। केंद्र सरकार ने पहले एक बजट की थीम रखी थी कि गरीबों का विकास। जी हाँ, ठीक है, भरत जी अपनी बात कंप्लीट करें। केंद्र सरकार ने बजट की जो थीम रखी थी, उस बजट की थीम में रखी थी कि सबका साथ सबका विकास। उस सबके साथ सबके विकास में क्या हुआ कि अमीर अमीर होता गया और गरीब गरीब होता गया। उसके अंदर आज अगर हम देखें तो 10% लोगों के पास 64% संपत्ति है इस देश की। इसके बाद प्रति व्यक्ति देश की खराब कम होती गई, प्रति व्यक्ति आए लोग। उसके बाद इन्होंने बजट रखा कि व्यवसायियों का विकास किया जाएगा, जीएसटी लगा के व्यवसायियों के विकास को इन्होंने रोका। अब मैं बात करता हूं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में इन्होंने जो सबसे पहली मुख्यमंत्री जी की योजना है चिरंजीवी योजना, वो चिरंजीवी योजना एक ऐसी योजना है जिसमें कोई भी व्यक्ति किसी तरह का कोई इनकम स्लैब नहीं है, मात्र 850 रुपए जमा कराकर अपने आप को बीमित कर सकता है। दुर्घटना में अगर इलाज कितने अस्पतालों में हो रहा है तो 10 लाख रुपए दुर्घटना में दिए जाते हैं। 25 लाख रुपए में उसके पूरे परिवार का इलाज होता है। ये जिस भामाशाह योजना की बात कर रहे हैं ना, उस भामाशाह योजना में मात्र STCC जो सर्वे किया जाता है, जो सामाजिक और सुरक्षा के अधीन, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों का उसमें बीमा होता था। चिरंजीवी योजना में कोई भी व्यक्ति बीमा करा सकता है। और आप जो हॉस्पिटल और इनकी बातें कर रहे हैं, आप जाके धरातल पर देखिए और लोगों में जाके देखिए कि कितने लोग हैं जिन्होंने अपने हार्ट का ऑपरेशन कराया, जिन्होंने किडनी ट्रांसप्लांट कराई। यहां तक कि मुख्यमंत्री जी ने यह भी कह दिया कि जो ट्रांसप्लांट करने पे अगर आपका पैसा नहीं होता तो उस पैसे को सरकार भुगतेगी। आपने चिरंजीवी नहीं कराई और आप अगर एक्सीडेंट में दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं तो कलेक्टर महोदय को ये पावर है कि वो डायरेक्ट आपको चिरंजीवी योजना में लेकर आपका इलाज करवा सकते हैं। फिर उन्होंने बात की किसानों की। इनको ये इतना पढ़ लिख कर आना चाहिए कि राष्ट्रीयकृत जो बैंक होते हैं उन बैंकों को RBI के अधीन होते हैं। मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री
प्रधानमंत्री जी को कई बार पत्र लिखकर ये कहा कि ओटीएच स्कीम के अंदर इन किसानों का कर्जा माफी करिए, सरकार उस पूरे पैसे को भरेगी। लेकिन प्रधानमंत्री जी सिर्फ और सिर्फ अपने दोस्तों का कर्जा माफ करते हैं 72,000 करोड़, और साथ ही साथ अभी एक मामूल 10,000 करोड़ का बट्टे खाते में निर्मला सीतारमण जी ने संसद में ये रिकॉर्ड दिया था कि 10,000 करोड़ बट्टे खाते में ऋण डाले जा रहे हैं। आप अपने उद्यमियों का ऋण डाल सकते हो, लेकिन किसानों की आय दुगनी करने वाले उनके ऋण के ऊपर बात नहीं करते। उसके बाद मैं आपको बता दूं कि 22 गए साल जो घोषणाएं की गई थी कि पशुपालन में 6 माह से 9 माह को अनुदान दिया जाएगा, वो अनुदान दिया गया। जो डेयरी उत्पादन होता है, डेयरी उत्पादन पे 3 रुपए 2 रुपए अनुदान दिया जाता था, 19-20 में उसको बढ़ाकर 5 रुपए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा। महात्मा गांधी, चलिए मतलब आरोपों की लड़ी को लेकर बात की जाए, आरोपों की लड़ी को लेकर बात की जाए भरत जी काफी लंबी है। अगर ठीक है भरत जी, आरोपों की लड़ी को लेकर बात की जाए काफी लंबी है ये, लेकिन यहाँ पर धरातल पर जो चीजें उतर रही हैं, अगर उनको लेकर बातचीत की जाए, किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, वो बड़ा विषय है। रोजगार के मुद्दे पर भी मैं आपके पास अभी आऊंगा और 2023 के फेस को लेकर भी अभी आऊंगा आपके पास, लेकिन इस बीच मदन जी का रुख कर लेता हूं, वो भी कुछ कहने का प्रयास कर रहे थे लंबे समय से। मदन जी, ये आरोप तमाम लग रहे हैं, क्योंकि अगर आरोपों को लेकर बात करें, जाहिर सी बात है वह सत्ता पक्ष में है भरत जी, तो वो विपक्ष पर आरोप लगाएंगे, विपक्ष ने कुछ नहीं किया, या विपक्ष जब सरकार थी तो तब कुछ नहीं किया गया, योजनाएं सही नहीं थी, और आप भी अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, विपक्ष में होकर आप सरकार पर सवालिया निशान खड़े कर रहे हैं, सरकार को आईना दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन मदन जी, सवाल यहां पर यह है, एक सवाल मैं आपसे बजट से जुड़ा हुआ पूछना चाहूंगा कि जिस तरीके से घोषणा यहां पर तमाम की गई है, जाहिर तौर पर अगर शायद भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती तो वो भी यही सोचते कि तमाम चीजों को, तमाम जो वर्ग है उनको समेटने का प्रयास किया जाए, जिस तरीके से इस बजट में किया गया है। लेकिन बड़ा सवाल यहां पर यह है कि क्या इतने कम समय में यह सब कर पाना मुमकिन है? देखिए, मैं तो सिर्फ भरत जी की बात का वो जवाब दे सकता हूं कि इन्होंने जिस तरीके से अभी बोला है, मैंने इनसे सवाल किए कि 2019-20 में, 2020-21 में, और अभी 2000 आखिरी बजट में महिलाओं को मोबाइल देना फ्री बोला था, आज तक नहीं हुआ है इनके में। इंदिरा रसोई इन्होंने कौन से बजट में बोली थी और शुरू कब किया, आपको भी पता है। इसी तरीके से इन्होंने जो है केंद्र सरकार को उठाया, हम जो बोलते हैं ना वो करते हैं। जिस तरीके से पक्के मकान 3 करोड़ 60 लाख से ज्यादा परिवारों को पक्के मकान दिए हैं, और राजस्थान में 6 करोड़ 65 लाख परिवार नल से जल, जो देश में 6 करोड़ 65 लाख लोगों को घर नल से जल मिला है, और राजस्थान के अंदर जो है 17 लाख पक्के मकान मिले हैं, और 11 करोड़ शौचालय बने, जिसमें से 88,20,000 राजस्थान के अंदर बने। आयुष्मान भारत के अंदर जो है 13,93,000 परिवारों का राजस्थान के अंदर इलाज हुआ है। ये बात करते हैं 80 करोड़ लोगों को अगर राशन देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, लोगों का खाता खुलवाने का किया तो भारतीय जनता पार्टी ने किया, डायरेक्ट बेनिफिट देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया। वरना ये तो पहले योजनाओं का पैसा थैला भर के लेके जाते थे और आधे तो खुद खा जाते थे और 25 पैसे जाके देते थे। जो जिस तरीके की बात ये कह रहे हैं बजट के लिए, बजट के बाद में ये ना कहे तो ज्यादा बढ़िया है, क्योंकि जब समय रहते बजट की कार्रवाई को पूरा नहीं कर पाए तो 8 महीने में कैसे करेंगे, ये समझ के बाहर है। राजस्थान की जनता जानती है इस चीज को। दूसरा, इन्होंने कहा कि अडानी और अंबानी का पैसा बढ़ता जा रहा है। मैं तो ये कहता हूं ये दोनों तो बिजनेसमैन है, लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का पैसा कैसे बढ़ता गया, कौन सा बिजनेस किया था उन्होंने? माननीय मुख्यमंत्री जी पिछली बार मुख्यमंत्री बने थे, 1400 बीघा जमीन किसानों की बीकानेर के अंदर रॉबर्ट वाड्रा को दे दी। और ये अडानी की बात करते हैं, डीएलएफ से जो है पहले लोन लेते हैं, उसके बाद में 3 गुना 4 गुना के अंदर उनको जमीन बेच देते हैं, वही जमीन खरीदते हैं और वही जमीन बेच देते हैं। राजस्थान की सरकार ने बेनामी लोगों से जमीन नाम करवा के और रॉबर्ट वाड्रा को दी। ये जमीन घोटाला जो अभी अभी हाईकोर्ट में उजागर हुआ है, तो ये देख लें, बिजनेसमैन तो बिजनेस करता है, लेकिन ये गांधी परिवार की इनकम कैसे बढ़ती है। ठीक है। तीसरी बात करते हैं महंगाई की। ठीक है, महंगाई के ऊपर ये बात करते हैं। राजस्थान में पेट्रोल सबसे ज्यादा, सुनिए, राजस्थान में पेट्रोल सबसे ज्यादा, राजस्थान में बिजली सबसे महंगी, राजस्थान में बिजली सबसे महंगी, राजस्थान में। मदन जी ठीक है, एक बार सवाल यहाँ पर भरत जी से। भरत जी, राजस्थान में रोजगार की बात होती है, ठीक है, नहीं राजस्थान में ठीक है, सुन लेते हैं एक बार, भरत जी को भी सुन लेते हैं इस बीच। भरत जी, जो रोजगार की बात होती है, 3 लाख रोजगार का जो दावा आप लोगों ने किया है, अभी तक 4 साल बीत जाने के बाद भी करीब करीब 1 लाख रोजगार जो है वो आप लोग दे पाए हैं, जिसका दावा खुद आप लोग करते हैं। करीब करीब 1.5 से 2 लाख युवाओं को रोजगार आप लोगों को अभी भी देना है। सवाल यहां पर यही है कि 4 साल में जहां 1 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर पाए आप, तो क्या इन 7 से 8 महीनों में आप 2 लाख रोजगार के अवसर पैदा कर देंगे? अगर करेंगे तो कैसे?
में 1.36 लाख नौकरियां दी जा चुकी है। जो 1 लाख नौकरियां थी वो अभी प्रक्रियाधीन है, जल्द ही वो नौकरियां भी इंटरव्यू होने के बाद दे दी जाएगी। साथ ही साथ जो 1 लाख नौकरियां इस वर्ष का था, उस नौकरियों के लिए भी जो विज्ञप्ति है वो विज्ञप्तियां जारी होने वाली है। और जितना भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो भी सरकारी विभागों में पद खाली है उन्हें जल्द से जल्द भरा जाएगा। और इसके अलावा देखिए, एक जो सरकार होती है, जो प्रदेश होता है, उसमें सरकारी नौकरी देना यथासंभव पूरा नहीं हो पाता है, तो उसके अलावा जो रोजगार मिले हैं उन रोजगार मिलों को लगाया जाता है। अभी जयपुर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जोधपुर के अंदर रोजगार मेले लगाए गए। साथ ही साथ जो अभी इन्वेस्ट समिट हुआ था, उस इन्वेस्ट समिट के भी 43% जो एमयू थे वो धरातल पर उतारे गए। और साथ ही साथ इसके अलावा सरकार ने जो इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना है उसमें रोजगार के साधन दिए गए। युवा संबल योजना है, उस युवा संबल योजना में रोजगार देने का काम किया गया। उद्यम जो योजना है उसके अंदर 5 से 10% का जो ब्याज मुक्त ऋण है वो ब्याज मुक्त ऋण दिया जा रहा है। तो सरकार के द्वारा हर तरह का प्रयास किया जा रहा है। उसी का ये कारण है कि कोरोना जैसे समय होते हुए भी आज राजस्थान की जो विकास दर है वो देश में दूसरे। ठीक है भरत जी, जो आप बात कह रहे हैं, जो आप बात कर रहे हैं, ठीक है कि केवल और केवल सरकारी विभागों में ही रोजगार के अवसर पैदा नहीं किए जा सकते हैं। जाहिर तौर पर हर प्रदेश के युवा को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, लेकिन एक दावा जो आप लोगों की ओर से किया जाता है कि जो नंबरों के आधार पर आप लोग कहते हैं कि 1,10,000 सरकारी रोजगार को लेकर आप लोग दावा करते हैं। ठीक है, ये आंकड़े ठीक है, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि भरत बेनीवाल जो कि अध्यक्ष राष्ट्रीय रोजगार संघ के, उनकी ओर से इस विषय पर कहा जाता है कि जो असली में नौकरियां मिली हैं 30,000 के आसपास जो युवा हैं उन्हें ही नियुक्ति पत्र मिल पाए हैं, बाकी युवा अभी भी अधर में लटके हुए हैं। इसको लेकर क्या कहेंगे आप? 48,000 रीट के लिए अभी लास्ट ईयर ही 48,000 रीट के लिए तो एग्जाम, अभी 48,000 पदों के लिए तो अभी हुए हैं, तो 30,000 का तो आंकड़ा ये कहां से लेकर आ रहे हैं? देखिए, जिस तरह की ये लोग हैं, इन लोगों का सिर्फ और सिर्फ सरकार पर आरोप लगाने का काम है। इन लोगों का अपना नेतागिरी करने का काम होता है। सरकार द्वारा हमेशा प्रयास किया जा रहा है। उसी का कारण है कि अभी रिसेंटली जब सरदार शहर में चुनाव हुए थे तो कांग्रेस की सरकार 26,000 वोटों से जीती थी। सरकार का आखिरी कार्यकाल है, अगर सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी होती तो वहां पे सरकार उपचुनाव में जीतती नहीं। और आज आप देखिए राजस्थान के अंदर कहीं पे भी एंटी इनकम्बेंसी नहीं है। विपक्ष की यहाँ पर भूमिका ही नहीं है। किसी तरह से विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है कि वो सरकार को किसी चीजों पर बात कर सके। लेकिन फिर मैं ये बात कहूंगा कि राजस्थान में 2023 के लिए जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट दिया है, उस बजट के लिए बार बार माननीय मुख्यमंत्री जी ने बात कही है कि ये चुनावी बजट नहीं है, ये बजट राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट है। किसानों के लिए बात ये करते हैं, अभी ERCP पे किसी तरह का कोई योजना इन्होंने केंद्र के बजट में नहीं लेके आए। जो कृषि बजट था उसको इन्होंने कम किया, मनरेगा के बजट को इन्होंने कम किया, फूड फर्टिलाइजर के बजट को इन्होंने कम किया। किसानों की इतनी बड़ी बात करने वाली केंद्र सरकार हर चीज में किसानों से ये देखिए किस तरीके से विरोधाभास करती है। लेकिन राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ERCP के लिए बजट का प्रावधान किया, किसानों की आय दुगनी करने का काम किया, उनको मुफ्त बिजली देने का काम किया, उनको पशुपालन में सहायता दी। आज 2 पशुओं के लिए बीमा राज्य सरकार करने के लिए तैयार है, जो 40-40 हजार रुपए का बीमा होगा। इसके साथ दुग्ध उत्पादन के लिए उन्होंने काम किया, डेयरी लगाकर जिस तरीके से युवाओं को हम रोजगार दे सकते हैं उसके लिए यहाँ पे सरकार ने काम किया। कांग्रेस सरकार हमेशा जनता के हितों को ध्यान में रखकर काम करने वाली सरकार है, बड़े बड़े वादे कर झूठ बोलने वाली सरकार नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने ERCP के लिए यहाँ राष्ट्रीय परियोजना घोषित करने की बात की थी, 2 करोड़ प्रतिवर्ष रोजगार देने की बात कही थी, पेट्रोल डीजल को कम करने की बात की थी। राजस्थान में बार बार आप जब पेट्रोल डीजल का नाम लेते हैं तो मैं आपको बता दूं 2014 के अंदर 3 रुपए एक्साइज ड्यूटी हुआ करती थी पेट्रोल के ऊपर, जिसे बढ़ाकर 31 रुपए कर दिया था। और 2,93,000 करोड़ इन्होंने कमाए पिछले 8 साल में। 530% की बढ़ोतरी करी इन्होंने पेट्रोल डीजल के ऊपर। और आप राजस्थान सरकार के ऊपर बात करते हैं, आप पहले अपनी गिरेबान में जाकर देखिए, क्यों नहीं जवाब देते आप संसद के अंदर? आपने देखा हो तो हिडनबर्ग की रिपोर्ट थी, हिडनबर्ग की रिपोर्ट के आते ही किस तरह से अडानी जी को FPO वापस लेना पड़ा। और मैं आपको एक बात बताऊं, भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी जी ने एक इंटरव्यू दिया था, मैं बोलूं क्या इनका बात हो गया? ठीक है, अभी आता मैं। उन्होंने कहा था कि एक जब ठीक है भरत जी, ठीक है, आपकी बात समझिए। ठीक है ठीक भरत जी, ठीक है, मदन जी का भी रुख कर लेते हैं, मदन जी को सुन लेते हैं। मार्केट बढ़ता जा ठीक रहा है, मदन जी को सुन लेते हैं। मदन जी अगर बजट को लेकर बात करें अभी तो आप लोग भी बजट नहीं निकाल पाए, केवल यही कह रहे हैं कि 8 महीने में पूरे नहीं हो पाएंगे वादे। भारतीय जनता पार्टी झूठ का खेल, इनको चुप करो। मैं तो
क्या मैंने सुना नहीं आपका सवाल, दोबारा बोले। मैं कह रहा हूं कि आप लोग भी बजट में कमी नहीं ढूंढ पाए, केवल आप लोग यही कह रहे हैं कि वादे पूरे नहीं हो पाएंगे। नहीं, मैं आपको अगर कमी अभी भी नहीं लग रही है तो मैं क्या बता सकता हूं। मैंने बताया पिछले बजट की घोषणाएं नहीं करी, 25,000 के बोल दिया। घोषणाएं करने से नहीं, कौन सा धरातल पे बजट आ गया। घोषणाएं तो कुछ भी कर सकते हैं, हर साल 1 लाख का रोजगार का बात करते हैं। मैं इनके रोजगार की पोल खोलता हूं, 6,000 प्रिंसिपल विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की वैकेंसी खाली है और 6,000 स्कूल में प्रधानाध्यापक नहीं होगा तो इस स्कूलों की क्या स्थिति होगी आप बता सकते हैं। 85,000 शिक्षक तीनों मिला के, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी और तृतीय श्रेणी के अध्यापक मिला के 85,000 स्कूलों के अंदर जो है अध्यापकों की वैकेंसी खाली है। तीसरी चीज ये कह रहे थे कि हम रीट के पेपर का बात कर रहे हैं कि उन्होंने दे दिया। मैं तो ये कहता हूं कि जिस तरीके से पेपर नीलाम हो रहे हैं, जिस तरीके से पेपर राजस्थान की सरकार के आंख के तले बेचे जा रहे हैं, रीट के पेपर के टाइम पे इनके कलेक्टर ने मीटिंग की थी और ये कहा था कि जो है पुलिस मुख्यालय और उसमें रखा जाएगा पेपर। फिर शिक्षा संकुल में पेपर कैसे रख दिया गया, जालोरी को सस्पेंड करके आज तक पूछताछ क्यों नहीं करी। तो यहां कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि ये बच्चों की नहीं, ये खुद की जेब की बात करते हैं। दूसरा ये बात कर रहे हैं किसानों की कि हमने क्या दिया। अरे भाई, हमारे आने के बाद में किसानों की आमदनी डबल हो गई। जिस तरीके से हमने जो है किसानों को किसान निधि के द्वारा उनको सहायता दी है, जिस तरीके से राजस्थान में एमएसपी, बाजरे की एमएसपी राजस्थान के अंदर किसान को नहीं मिल रही है, यहां बैठ के गाल बजाने से थोड़ी हो जाता है जी। हरियाणा के अंदर 2300 रुपए में बाजरा बिक रहा है, राजस्थान के अंदर 900 रुपए, 800 रुपए में किसान बाजरा बेचने को मजबूर हो रहा है। तो ये किसानों की बात किससे कर रहे हैं। उर्वरक किसानों को नहीं मिलता है टाइम पे और ये किसानों की बात करते हैं। 3 साल तक किसानों के 10,000 रुपए की सब्सिडी के ऊपर कुंडली मार के मुख्यमंत्री जी बैठ गए और अब 2,000 रुपए कहकर अपने आपकी तालियां बजा रहे हैं। तो बजा लो ये तालियां, तो किसान इनको जवाब दे देगा। जिस तरीके से बिजली की बात कर रहे हो आपने भी देखा है कि राजस्थान में बिजली का संकट किस तरीके से है। रात को किसान मजबूर है पानी में खड़ा होने के लिए 2 घंटे की लाइट के लिए, और गाल बजा लो यहां तो कुछ नहीं हो सकता आपका। ये बात करने ले जाते हैं केंद्र सरकार पे। अरे केंद्र सरकार का बजट, जितने भी इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि 2045 तक का, 25 साल के बाद तक का बजट है और राजस्थान का बजट 25 साल पीछे ले जाने वाला बजट है। ये जिस तरीके से भ्रष्टाचार में इनकी सरकार लुप्त है, जिस तरीके से आज इनके विधायकों के ऊपर खुलेआम लोगों को मारने का, भतीजे गोलियां मार देते हैं विधायक, और किस तरीके से आप देख रहे हो कि इनके विधायकों कोर्ट के द्वारा मर्डरों के संबंध जारी होते हैं और यहां बैठ के गाल बजा रहे हो। जनता त्रास्त है। तीसरा, ये गौ वंश के लिए ये बोल रहे थे पशुओं के लिए हमने किया, तेल बढ़ा दिया। आपने देखा होगा किस तरीके से राजस्थान में गोवंश मरता रहा लंपी से और सरकार सोती रही। इसी तरीके से कोरोना के अंदर राजस्थान की जनता मरती रही और सरकार 5 स्टार व्यंजनों का लुत्फ उठाती रही। इन सब पे अगर पर्दा डालने के लिए हम खड़े होकर विधानसभा में घोषणाओं की जड़ी लगा दें और आप मुझे कहो कि बजट में कमी ढूंढो, तो बजट में कमी तो राजस्थान के किसानों ने ढूंढ ली। बजट के अंदर कमी तो राजस्थान के युवाओं ने ढूंढ ली। बजट के अंदर कमी तो राजस्थान के बुजुर्गों ने ढूंढ ली। किस वर्ग को केवल कहने से नहीं, मैं तो यह कहता हूं कि पिछले बजट में की गई घोषणाएं कब पूरी हुई। पिछले बजट में घोषणा की गई थी इंदिरा रसोई की, अक्टूबर नवंबर में जाके चालू की इन्होंने, 1 अप्रैल को चालू करने के लिए बोल रही हैं, अक्टूबर नवंबर में चालू की। पिछले बजट में घोषणा की महिलाओं को मोबाइल फ्री देंगे, आज तक अता पता नहीं है। और मैंने कहा पिछले बजट ही नहीं, 2019-20 के बजट की घोषणाएं जिनका जवाब भरत जी के पास नहीं है, ये चले जाएंगे, वो कर दिया और महंगाई कर दी। अच्छा, महंगाई इन्होंने कहा भारत जोड़ो यात्रा। मैं तो कह रहा हूं इन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा किस लिए निकाली, कि महंगाई के लिए निकाली। कितनी बार राहुल गांधी ने महंगाई के ऊपर भाषण दिया, हिंदू और हिंदुत्व, यह बात है। अरे कौन सिखा रहा है हिंदुत्व के बारे में हमको, या राजस्थान हिंदुस्तान की जनता को, जिसको खुद को पता नहीं है कि राम का अस्तित्व है नहीं है, तो निकाल आए थे सुप्रीम कोर्ट में जाके, और आप जाके कनक दंडोत करते हैं, जनेऊ के ऊपर, कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहनते हैं और भगवान श्री राम के नारे लगाते हैं। जय सिया राम बोलो, जय सिया राम मत बोलो, सिया राम बोलो। ये भारत जोड़ो यात्रा में देखा। जिस भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहे हैं, देश के कौन से लोग भारत जोड़ो यात्रा में थे, वो सारी दुनिया ने देखा है। जो देश विरोधी लोग थे वो इनकी भारत जोड़ो यात्रा में दिख रहे थे सारे। तो मुझे इनका खैर वो जवाब नहीं देना है। ये ऐसे ही गीत गाते रहेंगे 8 साल में मोदी जी ने क्या किया। अरे मोदी जी ने जो किया है ना, वो आपने 70 साल में नहीं किया।
ठीक। हाँ, राजस्थान की जनता के लिए आपने क्या किया उसका जवाब यहाँ बैठ के भरत जी, भरत जी से जवाब ले लेते हैं। ठीक है, भरत जी से जवाब ले लेते हैं। राजस्थान की जनता देख रही है जिस तरीके से राजस्थान आज लहूलुहान सामने आ रही है, जिस तरीके से राजस्थान आज लहूलुहान हो रहा है। ठीक है मदन जी, सुन लीजिए, भरत जी को सुन लेते हैं। ठीक है, भरत जी को सुन लेते हैं। भरत जी, जिस तरीके से बजट को लेकर बातें सामने आ रही है, अगर पिछले साल के बजट को लेकर बात करें तो पिछले साल में जो घोषणाएं की गई थी उनको पूरा करने के लिए अगर विपक्ष के दावों को सही माने तो ये कहा जा रहा है कि कुछ दावे जो किए हैं पूरे भी नहीं हुए, लेकिन उसके बावजूद सरकार को 23,000 करोड़ रुपए का कर्ज जो है लेना पड़ा था घोषणाओं को पूरा करने के लिए। लेकिन इस बार बजट को और भी बढ़ा दिया गया है, करीब करीब 2,70,000 रुपए बजट जो है वो कर दिया गया है। किस तरीके से ये योजनाएं पूरी होंगी, किस तरीके से दावे किए जा रहे हैं वो पूरे होंगे, क्या रोड मैप है इसको लेकर? साल माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबसे बड़ी घोषणा की ओपीएस की, वन पेंशन स्कीम योजना थी, जिस योजना को लागू किया। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं चिरंजीवी की तो उसको लागू किया। अभी जो स्मार्टफोन की ये बात कर रहे हैं तो इनको ये ज्ञात होना चाहिए कि स्मार्टफोन के अंदर एक चिप लगती है और कोरोना की वजह से वो जो चिप है वो बाहर से इम्पोर्ट नहीं हो पा रहे थे, और वो इम्पोर्ट जैसे ही साल अभी होगी होते ही लोगों को मोबाइल फोन भी दिए जाएंगे। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि जो बड़ी बड़ी बातें अभी मदन जी कर रहे थे वो बातों को आप एक बार अपने ऊपर भी लागू करके देख लीजिएगा। राजस्थान की जनता ने राजस्थान की सरकार पे विश्वास रखा। 4 साल में कई बार प्रयास किए गए सरकार को गिराने के, लेकिन इस सरकार को गिरा नहीं पाए। जिन लोगों के नाम ले रहे मंत्रिमंडल में बैठे हो, इस सरकार में उपचुनाव में जीत दर्ज करके आपको जमीनी हकीकत दिखा दी है। लेकिन अभी हम बात कर रहे थे बजट के ऊपर। देखिए बजट के अंदर जो आप अभी बता रहे हैं तो राजस्व प्राप्ति का भी उसमें समाधान दिया गया है। राजस्व प्राप्ति जो है, राजस्व प्राप्ति सरकार के पास जो योजनाएं सरकार लागू कर रही है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाएं लागू कर रही है, उन योजनाओं के आधार पर राजस्थान के अंदर इनकम भी होगी। जब राजस्थान में 2013 के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी तब 1.47 लाख करोड़ का आसपास का कर्ज था। 2018 में वो कर्ज दुगना करके हम पे ऊपर छोड़ रहे थे। और जब अभी 2-3 बातें ये बता रहे थे, भारत जोड़ो यात्रा, तो देखिए राजस्थान के अंदर पिछले 5 साल के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने धर्म के नाम पर कई तरह का काम करने का प्रयास किया, धर्म के नाम पर इस जनता को बांटने का काम किया। लेकिन ये देश का संविधान सर्वधर्म संभावना के ऊपर बात करता है। आगे अपने असली मुद्दे पे कोरोना जैसे कैंसर भी इन्होंने एक जाति धर्म के ऊपर लाछन लगाए। और बात आप कोरोना की करते हो, ये राजस्थान प्रदेश था जिसने सबसे पहले वैक्सीनेशन को मुफ्त किया था। आपने तो 5% लगा दी थी वैक्सीनेशन के ऊपर, लेकिन राजस्थान सरकार ने उस वैक्सीनेशन का खर्चा भुगता और उसको भुगतने के बाद आपके प्रधानमंत्री जी ने, देश के प्रधानमंत्री जी ने उसको मुफ्त किया। और इसके अलावा कोई व्यक्ति भूखा ना सोए की तर्ज पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस राजस्थान के लिए कोरोना, लेकिन अगर बजट जो प्रदेश का है उसको लेकर बात करें, उसको कैसे उतारेंगे आप लोग, उसको लेकर रोड मैप क्या है? सवाल ये है। देखिए बजट के ऊपर ही मैं आपको ये बात बता रहा हूँ कि पिछली बजट के अंदर जो ये बातें कर रहे हैं ना, वो बातें बजट के अंदर जितनी घोषणाएं की गई थी उन सभी घोषणाओं की क्रियान्वित की गई। महात्मा गांधी स्कूल खोले गए, उनके अलग से खोले नहीं गए के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए उनको क्रमोन्नत किया गया। और साथ ही साथ लास्ट ईयर जब आरटीआई के अंदर जो छात्राएं थी उन छात्राओं के लिए निःशुल्क फीस का भी प्रावधान किया गया था, स्कूल यूनिफॉर्म का प्रावधान किया गया था। आपको खाद्य सुरक्षा योजना के अंदर 10 लाख लोगों को जोड़ने का काम था, उस जोड़ने का काम को भी किया गया। खाद्य सुरक्षा जुड़ी नहीं है आपसे। आप पहले ये बता दीजिए 2011 के बाद माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज तक खाद्य सुरक्षा को जोड़ा क्या? आप मुझे तो ये जवाब दे दीजिए मदन जी। अरे कहाँ उलझुल बातें करके गलत बोल रहे हो आप? पहले आप मेरे को बताइए। 2011 के बाद ये ऐसे चिल्लाएंगे अब? 2011 के आंकड़ों ऐसे चिल्लाएंगे? मैं भरत जी ठीक है, आपका जो सवाल है ठीक है भरत जी, आपका जो सवाल है उस पर जवाब लेने का प्रयास करता हूं मैं मदन जी से। लेकिन मदन जी सवाल आपसे भी मेरा यहां पर है कि अगर हम आगामी चुनावों को देखें मदन जी, तो क्या आपको लगता है कि इस बजट के आधार पर और मुख्यमंत्री के चेहरे के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा? क्योंकि बजट जाहिर तौर पर जिस तरीके से आप लोग भी कह रहे हैं कि मन लुभावन है, लोक लुभावन है, केवल और केवल वादे किए जा रहे हैं, लेकिन अगर जनता इससे आकर्षित होती है, सीएम अशोक गहलोत के फेस से अगर आकर्षित होती है, तो बीजेपी के पास इसकी क्या काट है, उसको लेकर क्या कुछ तैयारी है?
देखिए, मैं आपके सवाल का जवाब सिर्फ इतना दे सकता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी जब मुख्यमंत्री बने हैं राजस्थान ने तब उनको नकार दिया। पहली बार मुख्यमंत्री बने 56 आए, दूसरी बार मुख्यमंत्री बने 21 रह गए। तो माननीय मुख्यमंत्री जी राजस्थान का चेहरा नहीं है, ये तो वहां से एक सर्टिफिकेट लाके मुख्यमंत्री बन जाते हैं। दूसरी चीज मैं आपको बता दूं, इन्होंने टैक्स की बात की है। मैं इनको बता दूं, जिस गब्बर सिंह टैक्स के बारे में बात कर रहे थे ना मेरे मित्र, वो 2017 के अंदर राजस्थान का 12,137 करोड़ था, जो अभी 400% बढ़ के और राजस्थान को जो मिला है 48,946 करोड़ का मिला है। जबकि इनके राजस्व का जो बढ़ा है वो मात्र 35% राजस्व बढ़ा है पिछले 4 साल के अंदर। तो राजस्व का कुछ नहीं है। ये जो राजस्थान सरकार चल रही है वो केंद्र के अनुदान के ऊपर चल रही है, केंद्र, और मैं गिनवा सकता हूं। और बजट के अंदर किस तरीके से जल जीवन मिशन के 27,000 करोड़ को, ठीक है, अपने योजना चले, ठीक है, छोटे अपने अकाउंट में दिखा के और सरप्लस करके बढ़ा के बजट का दायरा बढ़ा के बताया गया। आखिरी पड़ाव में भरत जी, छोटा सवाल आपसे, जवाब यहां पर लूंगा। चेहरे की बात की गई है, मदन जी ने आरोप लगाया है कि अशोक गहलोत राजस्थान का चेहरा नहीं है। आगामी चुनावों को लेकर बात की जाए, अशोक गहलोत के चेहरे पर चुनाव लड़ा जाता है तो क्या कुछ स्थिति आप देखते हैं? क्योंकि पिछले चुनावों में देखा था सचिन पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, सत्ता में वापसी की आप लोगों ने, लेकिन कुर्सी पर सीएम अशोक गहलोत काबिज हुए। देखिए, आप एक बात को समझिए कि जो पार्टी होती है, पार्टी में कोई व्यक्ति, विशेष व्यक्ति के चेहरे पर या नाम पर चुनाव नहीं लड़ा जाता। कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़ी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पर, कांग्रेस पार्टी के द्वारा, चलिए, मतलब भरत जी, आने वाला चुनाव, आगामी चुनाव जो है विचारधारा पर लड़ा जाएगा। मदन जी, भरत जी, दोनों का बहुत शुक्रिया, चर्चा में आप शामिल हुए, अपना कीमती वक्त आपने इंडिया न्यूज राजस्थान को दिया। लेकिन इन सब के बीच देखना दिलचस्प यहां पर यह होगा कि आगामी चुनाव जब विचारधारा पर लड़ा जाएगा, जिस तरीके से मन लुभावन, लोक लुभावन बजट पेश किया गया है, ऐसी विचारधारा के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। देखना दिलचस्प रहेगा कि प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस किसकी विचारधारा को पसंद करती है। फिलहाल के लिए बड़ी बहस में इतना ही। बने रहे इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।